स्वागत है आज के एक नए वीडियो में, जहां पर आपको महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के प्रमुख अंश जो कि बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको प्रदान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को उनके मासिक धर्म के दौरान अवकाश देने संबंधी नियम बनाने का सभी राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया। पीठ ने कहा कि इसे 24 फरवरी को सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली निवासी शैलेंद्र मणि त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में केंद्र और सभी राज्यों को मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की धारा 14 का अनुपालन करने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील विशाल तिवारी ने कहा कि ब्रिटेन, चीन, वेल्स, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन और जाम्बिया में किसी न किसी रूप में पहले से मासिक धर्म अवकाश उपलब्ध है। केंद्रीय सरकार के कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों के भीतर देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स और दुग्ध मछली सहकारी समितियों के गठन के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। ये कदम देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा, किसानों व इससे संबंधित दूसरे रोजगार में जुड़े लोगों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। सहकारी मंत्रालय पहले ही उन पंचायतों में पैक्स खोलने की रणनीति बना चुके हैं जहां इनकी पहुंच नहीं है। इसे लागू करने की कार्य योजना नाबार्ड, नेशनल डेयरी बोर्ड और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड तैयार कर रहे हैं। इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि नई समितियां व्यवहार्य हों। सहकारी मंत्रालय ने पैक्स को ज्यादा व्यवहारिक बनाने व उनकी गतिविधियों को विस्तार देने के लिए पहले ही एक आदर्श नियमावली बनाई है। अब पैक्स को मछली पालन, दुग्ध उत्पादन, खाद्यान्न उर्वरक बीज क्रय, गोदाम निर्माण, एलपीजी एलएनजी पेट्रोल डीजल वितरण केंद्र, ऋण वितरण केंद्र, सामुदायिक सिंचाई, सामान्य सेवा केंद्र जैसी 25 सेवा देने की अनुमति दी गई है। उक्त नियमावली 5 जनवरी को सभी राज्यों को दी गई है ताकि वे इसके हिसाब से राज्य सहकारी कानून में आवश्यक संशोधन कर सकें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अमृतकाल से प्रेरित होकर भारत 2023-24 में कुल पूंजीगत रक्षा व्यय का 75% घरेलू रक्षा कंपनियों से खरीद पर खर्च करेगा। ये विभिन्न हथियारों और सैन्य प्लेटफार्मों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इसका मतलब है कि अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में घोषित कुल पूंजीगत रक्षा व्यय 162,600 करोड़ रुपये में से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये घरेलू स्रोतों से खरीद के लिए अलग रखने होंगे। एरो इंडिया के दौरान बंधन समारोह में 201 एमओयू 53 प्रमुख घोषणाओं, 9 उत्पादों के लॉन्च और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण टीओटी के 3 समझौतों सहित लगभग 80,000 करोड़ रुपये के 266 माह हुई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2019-20 से 2021-22 तक भारत का स्वदेशी रक्षा उत्पादन 2.58 लाख करोड़ रुपये का रहा। 2020-21 में सरकार ने पूंजीगत रक्षा व्यय का 58% भारतीय रक्षा उद्योग से खरीद के लिए रखा था। 2021-22 में इसे बढ़ाकर 64% किया गया और 2022-23 में इसे और बढ़ाकर 68% कर दिया गया था। दोस्तों, अब तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट आपको प्रदान किया जाएगा वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और आपकी परीक्षा तैयारी को बेस देगा। सो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नांदी में 3 दिनों तक चलने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियामेकाटोनिवरी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। दीप प्रज्वलन के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और फिजी की अलौकिक शक्तियों के आह्वान का विशेष कार्यक्रम हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर ने हिंदी भाषा की ज्ञान परंपरा बताते हुए उसके वैश्विक प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हिंदी के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए। स्वर्णिम इतिहास के दबे हुए तमाम रहस्यों को जानने के लिए देश भर के अलग अलग 47 स्थानों पर खोदाई की जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI विभाग ने इसके लिए अनुमति दी है। 31 स्थानों पर ASI स्वयं कार्य करेगा, जबकि 16 स्थानों पर दूसरी एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। रेलवे लाइन बिछाने के दौरान एकाएक खोदाई में मिली हड़प्पाकालीन सभ्यता ने विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं के अध्ययन को नई दिशा दी थी। त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO जी किरण कुमार दिनाकरो ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3337 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जिनमें से 1100 संवेदनशील और 28 अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। चुनाव में मुख्य रूप से भाजपा, IPFT गठबंधन, माकपा, कांग्रेस गठबंधन और पूर्वोत्तर राज्य के पूर्व शाही परिवार के वंशज द्वारा गठित एक क्षेत्रीय पार्टी टिप्रामोथा है। वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी।
उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा बेंगलुरु में बिहार क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाएगा। 24 फरवरी से 2 मार्च तक लगने वाले मेले में राज्य के हस्तशिल्प कलाकार एवं हस्तकरघा और खादी के बुनकरों के साथ बिहार स्टार्टअप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी खाद्य प्रसंस्करण इकाई भी निःशुल्क स्टॉल के लिए आवेदन कर सकती है। रेलवे ने वर्ष 2030 तक माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 45% करने के लिए इस साल करीब 84,000 बोगियों का ऑर्डर दिया है। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने एसोचैम के कार्यक्रम में कहा कि रेलवे को इस साल 150 करोड़ टन की अपनी सर्वोच्च वहन क्षमता हासिल करने की उम्मीद है। एयर इंडिया दिग्गज वैश्विक विमानन कंपनी बनने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसी के तहत उसने दुनिया की 2 दिग्गज विमान मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संयुक्त रूप से 470 विमान खरीदने का फैसला किया है। खास बात यह है कि विमानों की खरीद का यह फैसला अंतिम नहीं है और भविष्य में कंपनी और विमान भी खरीद ही सकती है। हालांकि विमानों की नई खेप की खरीद का फैसला कंपनी अगले 5 वर्षों के अपने संचालन के आधार पर करेगी। कंपनी ने 14 फरवरी को एयरबस से 250 और बोइंग से 220 यात्री विमान खरीदने का समझौता किया था। अभी एयर इंडिया के पास अपने 117 विमान हैं, जबकि इसकी 3 सहायक कंपनियों विस्तारा, एयर एशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमानों को मिला दिया जाए तो कुल संख्या 227 हो जाती है। नए विमानों को जोड़ दिया जाए तो कंपनी के पास अगले 5-6 वर्षों में कुल विमानों की संख्या 650 से 700 के करीब होगी। आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर यानी भुगतान की सुविधा देने वाली कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें अमेजन पे इंडिया, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज, एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट और जोमेटो पेमेंट्स समेत 54 इकाइयां हैं। सूची 3 सारणी में जारी की गई है। एक सारणी में मौजूदा एग्रीगेटर के नाम है जिनका आवेदन लौटा दिया गया है, उनकी संख्या 57 है। वस्तुओं के निर्यात में गिरावट का दौर जारी है। इस साल जनवरी में वस्तु के निर्यात में पिछले साल जनवरी के मुकाबले 6.58% की गिरावट दर्ज की गई। वस्तुओं के आयात में भी पिछले साल जनवरी की तुलना में 3.63% की कमी रही और इससे व्यापार घाटा पिछले 12 महीनों के निचले स्तर पर चला आया। दूसरी तरफ जनवरी के सेवा निर्यात में पिछले साल जनवरी के मुकाबले 50% की बढ़ोतरी रही। इस साल जनवरी में सेवा निर्यात $32.24 अरब का रहा, जबकि पिछले साल जनवरी में सेवा निर्यात $21.63 अरब का था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक इस साल जनवरी में $32.91 अरब का वस्तु निर्यात किया, जबकि पिछले साल जनवरी में $35.23 अरब का निर्यात किया गया था। इस साल जनवरी में $50.65 अरब का वस्तु आयात रहा, जबकि पिछले साल जनवरी में $52.5 अरब का आयात किया गया था। रूस से भारत का आयात चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने अप्रैल से जनवरी के दौरान करीब 384% बढ़कर $37.31 अरब पर पहुंच गया। मुख्य रूप से कच्चे तेल का आयात बढ़ने से कुल आयात बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में रूस भारत का सबसे बड़ा आयात भागीदार था। इस दौरान आयात $9.86 अरब का था। चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में रूस भारत का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। रूसी कच्चे तेल का आयात जनवरी से लगातार बढ़ा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटों के बीच कानूनी लड़ाई में नबम रेबिया फैसले पर पुनर्विचार की मांग को सुप्रीम कोर्ट कठिन संवैधानिक मुद्दा मानता है। 15 फरवरी को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा कि नबम रेबिया फैसले को स्वीकार करते हैं या उसे समाप्त करते हैं। दोनों ही स्थितियों में गंभीर परिणाम होंगे और राजनीति पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा। क्या है नबम रेबिया केस? 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के बर्खास्त सीएम नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। सर्वोच्च अदालत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उस निर्णय पर मुहर लगा दी जिसमें अदालत ने कांग्रेस के बागी 14 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के उस फैसले को गलत ठहराया जिसके तहत उन्होंने विधानसभा सत्र को जनवरी 2016 की जगह दिसंबर 2015 में ही बुलाने का फैसला किया था। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने 15 फरवरी को औपचारिक रूप से अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ हेली भारतीय मूल के उन धुरंधरों की सूची में शामिल हो गई हैं जिनका डंका विश्व की राजनीति में बज रहा है। हेली दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर और अमेरिका की पूर्व राजदूत भी रही है। दक्षिण कैरोलिना में जन्मी निक्की की मां चेन्नई से थी। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते प्रभाव को कमला हैरिस की सफलता में देखा जा सकता है। कमला अमेरिका की पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी या भारतीय मूल के लोग भी रहे हैं। उच्च पदों पर 2020 से सिंगापुर में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत है भारतीय मूल के वकील और लेखक प्रीतम सिंह। 2019 में देवानंद दवे शर्मा ऑस्ट्रेलियाई संसद के सदस्य बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बने।
2020 से सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी का जन्म 1959 में लेलीडाप में एक इंडो सूरीनामी हिंदू परिवार में हुआ था। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद रक्षा मंत्री अनीता के पिता तमिलनाडु से और मां पंजाब से थीं। 2020 से सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है वावल राम कलावन, उनके दादा बिहार से थे। प्रियंका न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति है। उनके माता पिता चेन्नई से हैं। वर्तमान में वह समुदाय और स्वैच्छिक क्षेत्र के मंत्री हैं। मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद 2017 से मॉरीशस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनके परदादा 1870 के दशक में उत्तर प्रदेश से मॉरीशस चले गए थे। 2019 से मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन का जन्म भी एक भारतीय हिंदू परिवार में हुआ था। ऋषि पिछले वर्ष ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। वह 210 वर्षों में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। गोवा मूल की ही सुहेला ब्रेवरमैन उनके गृह सचिव के रूप में कार्यरत है। आयरलैंड के पीएम लियो एरिक वराडकर। आयरलैंड के पीएम लियो के पिता मुंबई से थे। वह 1960 के दशक में ब्रिटेन चले गए थे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का भारत से नाता। एंटोनियो कोस्टा 2015 से पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। कोस्टा के पिता प्रसिद्ध साहित्यकार ओरलैंडो कोस्टा गोवा से थे। विश्व पटल पर भारतीय का है जलवा। 32 करोड़ से अधिक है भारतीय प्रवासी दुनिया भर में। 200 से अधिक भारतीय मूल के नेता है। 15 देशों में सार्वजनिक सेवाओं में ऊंचे पदों पर। 60 से अधिक है कैबिनेट पदों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 16 से 27 फरवरी 2023 तक चलने वाले इस महोत्सव में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से ज्यादा कलाकार और कारीगर हिस्सा लेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के अनुसार आदिवासियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने और उनकी कला संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स UNDOF मिशन में शामिल भारतीय सेना को भूकंप राहत के लिए इजरायल और सीरिया द्वारा कब्जे वाले गोलान की सीमाओं के बीच अलगाव के क्षेत्र AOS के साथ तैनात किया गया है। भारतीय सेना ने इस भूकंप राहत मिशन में रसद देने के लिए 180 कर्मियों को तैनात किया है। सीरिया सरकार के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने भूकंप राहत में सहायता के लिए UNDOF में शामिल भारतीय सैनिकों को वहां मदद के लिए लगाया है। संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट में शामिल भारतीय सैनिकों को सीधे सीरिया में मदद के लिए उतारने के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अपनी सहमति दी थी। एक अध्ययन में कहा गया कि अल्टरनेट डे फास्टिंग यानी एक दिन छोड़कर उपवास और व्यायाम करने से फैटी लिवर रोग में लाभ मिलता है। इलिनॉइस यूनिवर्सिटी शिकागो के शोधकर्ताओं ने नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग वाले 80 मरीजों की निगरानी कर यह निष्कर्ष निकाला है। सेल मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया है कि 3 महीने तक जिन लोगों ने व्यायाम किया और एक दिन छोड़कर उपवास किया, एक दिन बिना किसी प्रतिबंध के खाया और अगले दिन 500 कैलोरी या उससे कम खाना खाया, उनमें इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि और लिवर फैट में कमी जैसे लिवर रोग के मार्कर देखे गए। अध्ययन समूहों के परिणामों की तुलना की गई तो स्पष्ट रूप से देखा गया कि सबसे बेहतर रोगी उस समूह में थे जो वैकल्पिक दिन उपवास आहार का पालन करते थे और सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करते थे। शोध के लेखक क्रिस्टा वारोडी ने प्रेटी अमेजिंग नाम से अपने निष्कर्ष में कहा है कि नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग ऐसे रोगियों में जो बहुत कम या बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हैं उनमें फैट और सूजन पैदा करता है। ये स्थिति टाइप 2 डायबिटीज के विकास का ठोस कारण होता है। यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया फैटी लिवर रोग सिरोसिस या लिवर के फेल होने जैसी अधिक गंभीर जटिलताओं को जन्म दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ITBP की जिन 7 नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है उन्हें 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप पर तैनात किया जाएगा। चीन सीमा पर निगरानी गैप भरने के लिए 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप बनाने का फैसला जनवरी 2020 में लिया गया था। नई बटालियनों और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9400 पद सृजित किए गए हैं, जिनके लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हेडक्वार्टर और जवानों के रहने के लिए घरों के निर्माण पर 1808 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वहीं नए जवानों और कर्मचारियों के वेतन पर सालाना 964 करोड़ खर्च होंगे। पाकिस्तान में 15 फरवरी को संसद का आपात सत्र आहूत कर पूरक बजट पेश किया गया है। इस विधेयक में माल एवं सेवा कर GST 17% से बढ़ाकर 18% करने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त लग्जरी वस्तुओं, प्रथम और बिजनेस क्लास की यात्रा, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पर 25% तक कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। मैरिज होम और अन्य सभागारों पर भी 10% कर बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सब से सरकार को 170 अरब रुपये 63.9 करोड़ डॉलर की आय होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अपेक्षाओं के अनुरूप पाकिस्तान सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए करों में बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार का ये कदम 27% रिकॉर्ड महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों के लिए सदमे जैसा होगा। इससे रोजमर्रा की जरूरी वस्तुएं और महंगी होंगी।
सरकार पर बिजली की दरें बढ़ाने के लिए भी IMF का दबाव है, लेकिन सरकार उससे अभी बच रही है। वित्त मंत्री इशाक डार ने विधेयक को संसद में पेश कर दिया है।